संघ पर हमेशा अयाचित कृपा बनी रही है। आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वे भी उपस्थित हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। विशेष निमंत्रित हमारे विभिन्न कोनों से जो देश के यहाँ उपस्थित है, निमंत्रित अतिथिगण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, आज का यह विजयादशमी का अपना कार्यक्रम यद्यपि प्रतिवर्ष होता है, इस वर्ष कुछ विशेष संयोग है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। सामाजिक विषमता के खिलाफ उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और केवल संघर्ष नहीं किया, स्वतंत्र भारत के संविधान में उस विषमता को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जड़मूल से उखाड़ देने वाले ऐसे प्रावधान करके वो गए और ये इशारा देकर भी गए कि सामाजिक दृष्टि से उस विषमता को हमको समाप्त करना ही होगा, तब ये प्रावधान पूर्ण तरह फलीभूत होंगे। डॉक्टर हेडगेवार के भी जन्म जयंती का 125वां वर्ष पिछले साल समाप्त हो गया। संपूर्ण हिंदू समाज के मन से भेद और स्वार्थ निकालकर, जिसको अभी कहा गया डॉक्टर कलाम के शब्दों में ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, उसमें उत्पन्न करने वाली एक यशस्वी कार्य पद्धति देकर वो गए। उस कार्य पद्धति से उस ध्येय को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ताओं की पीढ़ियां तैयार हुई। उस कार्य पद्धति के जानकार ऐसे संघ के तृतीय सरसंघ चालक पूजनीय बाला साहब देवरस की जन्म जयंती का वर्ष आने वाला है, शुरू हो गया। उसी कार्य पद्धति में तैयार हुए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिन्होंने अपने युगानुकूल मूल्यों के आधार पर भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में एक नई दृष्टि एकात्म मानव दर्शन के रूप में हम सबको दी। उनका जन्म जयंती वर्ष और उनके उस एकात्म मानव दर्शन का 50वां वर्ष संपन्न हो रहा है। और संयोग ऐसा है कि अगर प्राचीन समय में जाते हैं तो दक्षिण में राज्य चलाने का, सुशासन का आदर्श प्रस्थापित कर अपने मंगलमयी भारतीय संस्कृति की पताका देश विदेश में फहराने वाले राजराजेश्वर राजेंद्र चोल के राज्यारोहण का 1000वां वर्ष बन रहा है। और आने वाले वर्ष में मन के सारे भेदभावों को दूर हटाकर आध्यात्मिक उपासना का भक्ति मार्ग जनसामान्य के लिए खुला कर देने वाले और अपनी आकाश गंगा जैसी दैदीप्यमान शिष्य परंपरा के द्वारा उस समतावादी भक्ति आंदोलन का सारे भारत में और सूत्रपात करने वाले रामानुजाचार्य की भी 1000वीं जन्म जयंती चलने वाली है। डॉक्टर अब्दुल कलाम अभी अभी हमें छोड़ गए। उनके आखिरी भाषण में उन्होंने क्या कहा था वो आपको प्रमुख अतिथि जी ने बताया। देश की नई पीढ़ी में इस भावना को एक मिशन के रूप में प्रज्वलित करने के लिए जीवन भर वो खटते रहे। उन्होंने पूरा जीवन इसमें लगा दिया। और अभी अभी निवर्तमान हुए स्वामी दयानंद जी सरस्वती एक बार वो इस विजयादशमी उत्सव के भी अतिथि रह चुके हैं। अपने सनातन संस्कृति के मूल्यों को आधुनिक समय के अनुसार पुनर्व्याख्यायित करते हुए संपूर्ण समाज में उसके प्रति गौरव वृद्धि और उसको जीने के लिए और उसको सरसाने के लिए
सक्रियता उत्पन्न करने में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। इन सब संयोगों का स्मरण करते हुए ये भी ध्यान में आता है कि कश्मीर में आचार्य अभिनव गुप्त शैव सिद्धांत के महान आचार्य, मूर्धन्य आचार्य, जो सबके अंदर के शिवत्व को देखना, उसकी उपासना करना सिखाता है। और उसी प्रकार फलाशा विरहित समत्व की दृष्टि रखकर, समत्व की वृत्ति रखकर निष्काम कर्म का, कुशलता पूर्वक कर्म का संदेश देने वाली भगवद गीता, उसका 5151वां वर्ष है। ये जो सारे संयोग स्मरण में आ रहे हैं क्योंकि ये सारे संयोग एक ही संदेश देते हैं, स्वस्थ समरस भारतीय समाज और दुनिया भर में भारत माता की जय जयकार। और इसलिए आज के उत्सव में हमारे सामने विचारणीय विषय यही है, अपने मर्यादित समय में भी बहुत उत्तम प्रकार से, और हमारे प्रमुख अतिथि जी ने भी आपके सामने विचारार्थ वही विषय रखा है। वो विषय है कि हम अपने इस भारतवर्ष को दुनिया का सिरमौर देश बनाने वाला समाज कैसे उत्पन्न करें। और इस दृष्टि से जब आज की परिस्थिति को देखते हैं तो कुछ शुभ संकेत हमको मिलते हैं। उनका अनुभव करते हुए सबको अच्छा लग रहा है। 2 साल पहले जो निराशा का वातावरण था, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ कैसे चलेगा, ऐसी चिंता लोगों के मन में थी, वो तिरोहित हो गई। अब वो चिंता नहीं है, उसके जगह विश्वास बना है कुछ होगा। उस विश्वास के चलते बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं और उस विश्वास के ही चलते अभी तक कितना हुआ, अभी तक इतना ही क्यों हुआ, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। ये एक आकांक्षा का, अपेक्षा पूर्ति के विश्वास का वातावरण संपूर्ण देश में हमको देखने के लिए मिलता है। जीवन के सब क्षेत्रों में विजिगीषु नीति के आधार पर हमको स्वावलंबी, सामर्थ्य संपन्न, वैभव संपन्न, संपूर्ण विश्व को मंगलप्रद, उत्कर्षकारक नेतृत्व देने वाला भारत खड़ा करना है। और उसके लिए आवश्यक है कि समतायुक्त, शोषण मुक्त, गौरव संपन्न, संगठित और प्रबुद्ध समाज का उद्यम उन नीतियों के समर्थन में चलना चाहिए और उन नीतियों का दिग्दर्शक भी होना चाहिए जो इस लक्ष्य को लेकर सजगता से, स्पष्टता से चलेगी। ये दोनों कारक, स्पष्ट, सजग, अचूक नीतियां और उनको, उन नीतियों को व्याख्यायित करने वाले, उनको चलाने वाले शासन, प्रशासन, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और संपूर्ण समाज, इनका उभय पक्षता, एक दूसरे को पूरक होकर चलना, ये जब तक हम नहीं करते तब तक ये बात दूर रहेगी। और इसलिए इसको कैसा साधना, वातावरण तो अच्छा लग रहा, संपूर्ण देश में उत्साह का वातावरण है, विश्वास का वातावरण है। विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। केवल इन 1.5-2 वर्षों के अवधि में जिस गति से भारत ने अपने संबंध सब देशों के साथ पुनर्स्थापित किए, वो एक आश्चर्यकारक बात है, परंतु हुआ है। भारत का योग जगन्मान्य हो गया है। भारत की गीता सर्वदूर सर्वमान्य हो रही है। भारत के तथागत की चर्चा सर्वदूर हो रही है। भारत के अंदर भी हमारी परंपरागत मान्यता के जो प्रतीक है, उनकी मान रक्षा, सुरक्षा आदि का सारा प्रबंध भी हो रहा है। भारतीय राजनयिक की विशेषता, भारत विकसित देश रहा हो, क्योंकि विकसित देश हम जब कहते आज की भाषा में तो केवल भौतिक जीवन का विचार होता है।
वास्तव में विकास केवल भौतिकता के विकास को नहीं कहती। रावण भी एक बड़े साम्राज्य का बहुत बुद्धि संपन्न, वैभव संपन्न और कुशलता संपन्न अधिपति था। उसके मृत्यु के समय तो लक्ष्मण जी को राम जी ने भेजा कि उससे राज्य कैसे चलाना इसकी विद्या सीख लो। परंतु आज के दिन हम रावण के राज्य की कल्पना नहीं करते, राम के राज्य की कल्पना करते। भारतवर्ष ने भौतिक चढ़ाव उतार बहुत देखे हैं। अविकसित देश से विकास की यात्रा और दुनिया में सर्वाधिक विकसित देश, यह स्थान भारत ने अपने इतिहास में कई बार प्राप्त किया है और आज हमको फिर से एक बार प्राप्त करना है। परंतु ऐसी सब अवस्थाओं में भारत की यह विशेषता रही है कि भारत ने प्रामाणिकता के साथ दुनिया में जितनी सारी विविधताएं हैं, जितने सारे राष्ट्र हैं, जितनी सारी संस्कृतियां हैं, जितने सारे धर्मपंथ संप्रदाय हैं, उनके साथ केवल स्नेह का, आत्मीयता का आप्तवत नाता रखा है, वसुधैव कुटुंबकम का। और ऐसा करते हुए कभी भारत ने भोलेपन में अपने हित की बलि नहीं चढ़ाई। अपने हित की रक्षा करने वाले राजनीतिक संबंध स्नेहपूर्ण, आत्मीयतापूर्ण रहे, इसकी परवाह कम करते हैं। और जिनको स्नेहपूर्ण, आत्मीयतापूर्ण संबंध हर कीमत पर रखने हैं, उनको अपना हित छोड़ना पड़ता है। परंतु इसके बीच जो संतुलन है, अपनी हित की रक्षा करते हुए विश्व के सबके हित को आगे बढ़ाना, ये संतुलन रखकर राजनय का काम भारतवर्ष ने करके दिखाया है। आज फिर उस नीति का एक बार परिचय मिल रहा है। सारे देशों को दोस्ती का हाथ हम दे रहे हैं, लेकिन सारे देशों में अपने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से और अपने राष्ट्रीय दृष्टि से, विश्व हित की दृष्टि से हमको जो कुछ कहना है हम साफ साफ कह रहे हैं। उसके पीछे अपने देश की सारी शक्ति भी खड़ी कर रहे हैं। जब कहीं विपदा आती है तो भारत दौड़ पड़ता है। अभी अभी हमने देखा नेपाल पर यह भूचाल का जो संकट आया, मालदीव में पानी की कमी हो गई, येमेन में दो फौजों की लड़ाई के बीच से वहां के अन्य देशों के नागरिकों को निकाल कर लाना था। ऐसे सारे कामों में अग्रसर कौन हुआ, किसने काम किया, अंत तक पहुंचाया? भारत ने किया। इस एक नए भारत का रूप दुनिया में उभर रहा है। दुनिया उसके कारण आकर्षित हुई है। हमको उस भारत का, उस नए रूप का पूर्णता के साथ निर्माण करना पड़ेगा। भारत का नया रूप हमको गढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विशेषकर जिसको विकसनशील दुनिया कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चंगुलों में बिना फंसे इस विकास के पथ पर यशस्वी मार्गक्रमण करने के लिए हमारा नेता कौन बने, ऐसा जब सोचते हैं तो उनके सामने भारत ही आता है। क्योंकि भारत के राजनीति के इस परंपरागत मूल्याधिष्ठित स्वरूप ने भारत के लिए अपार विश्वास अर्जित कर रखा है और सबसे विश्वस्त देश भारत है। और इसलिए हमको यह नया रूप गढ़ना पड़ेगा। लेकिन नया रूप अगर गढ़ना पड़ेगा तो उसका विचार करना पड़ेगा, नए सिरे से विचार करना पड़ेगा, मूल से ही नया विचार करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहली आवश्यक बात है कि हम लोगों को अपनी मानसिक दासता से मुक्ति पानी पड़ेगी। अपनी परिभाषा से लेकर अपनी नीतियों तक सारी बातों में भारतीय चित्त मानस का पुनरावतरण होना चाहिए। नेताओं को सोचना पड़ेगा, प्रशासकों को सोचना पड़ेगा, देश के बौद्धिकों को सोचना पड़ेगा, समाज को भी सोचना पड़ेगा। दुनिया के चलते हुए प्रवाह में हम भी एक ऐसे शामिल होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो प्रवाह बहुत यशस्वी नहीं हुआ है। चला था तो बहुत अहंकार से, और इसलिए संवेदन शून्य था। जो हम कहते वही सही है ऐसे मानता था, लेकिन अब उसका भी मोहभंग हुआ है, उसका भी भ्रम धीरे धीरे चटने लगा है।
1951 में विश्व के विकास का विचार करके और संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक आर्थिक कार्य विभाग ने इस अधूरे चिंतन को समर्थन करते हुए कहा था। अंग्रेजी में मूल है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। राष्ट्र संघ के लोग उस समय कह रहे थे, देयर इज ए सेंस इन विच रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट पेनफुल एडजस्टमेंट। एंशिएंट फिलोसॉफीज हैव टू बी स्क्रैप्ड, old social institutions have to disintegrate, bonds of caste, creed and race have to burst, and large numbers of persons who cannot keep up with the progress have to have their expectations of a comfortable life frustrated. Very few communities are willing to pay the full price of economic progress. अब आर्थिक प्रगति के कीमत की ये जो अपेक्षा की थी वो कितनी संवेदन शून्य है। तत्वज्ञान समाप्त हो जाएंगे, जो नहीं आ सकते उनको दुख में रहना पड़ेगा, निराशा में रहना पड़ेगा। ऐसी बात कौन कर सकता है जिसके मन में संवेदना नहीं है, जो अहंकार से प्रेरित है। हमारे यहां ऐसा कभी नहीं कहा गया। हमारे यहां सर्वेपि सुखिनः सन्तु कहा गया, सबका क्षेम हो यह कहा गया, लेकिन ये दृष्टि दुनिया की नहीं थी और इसलिए उन्होंने ऐसा एक तंत्र जो सब जगह चल सकता है और सब जगह यशस्वी होगा ऐसा मानकर उसको थोपा। लेकिन उसके अनुभव उनको भी प्राप्त हुए और वो अनुभव लेने के बाद उनकी भाषा एकदम बदल गई। 2005 में G20 राष्ट्रों के जो केंद्रीय अधिकोषों के गवर्नर थे उनका एक सम्मेलन हुआ और उन्होंने कहा, we note that development approaches are evolving over time and thus need to be updated as economic challenges unfold. We recognize there is no uniform development approach that fits all the countries. Each country should be able to choose the development approaches and policies that best suit its specific characteristics while benefiting from their accumulated experience in policy making over last decades, including the importance of strong macroeconomic policies for sustained growth. राष्ट्रों की विशिष्टताओं का भान तब आया उनको और ये ध्यान में आया कि सब सारी विविधताओं का ध्यान रखना पड़ेगा। और बाद में 2008 में अधिक स्पष्टता के साथ इसी बात को दोहराते हुए विश्व बैंक का समाचार बुलेटिन कहता है, इन अवर वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड वी हैव लर्न्ड द हार्ड वे दैट देयर इज नो वन मॉडल दैट फिट्स ऑल। डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। इट मीन्स टेकिंग द बेस्ट आइडियाज, टेस्टिंग देम इन न्यू सिचुएशंस एंड थ्रोइंग अवे व्हाट डजंट वर्क। इट मीन्स अबव ऑल having the ability to recognize when we have failed. This is never an easy thing to do. It is ever more difficult for an organization to do so, be it the government or the World Bank, which constantly need to adapt to the changing nature of the developmental challenge. ये भान अभी उनको आया है। उनके इतिहास पुराने नहीं है, उनके राष्ट्रीय अनुभव पुराने नहीं है। 1000 साल से ऊपर किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का इतिहास जाता नहीं। अभी वो प्रयोग कर रहे हैं, एक प्रयोग करते हैं, यशस्वी हुआ तो कायम करते हैं, नहीं हुआ तो फेंक देते दूसरा। प्रयोग अनुभव परिवर्तन, प्रयोग अनुभव परिवर्तन, ऐसे चक्र में से वो जा रहे हैं। हमको ये प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास अपने परंपरा के ऐसे कई मॉडल्स हैं जिन्होंने विश्व के साथ संपूर्ण संतुलन बनाकर राष्ट्र का विकास, उसके साथ विश्व में योगदान, यह संतुलन कायम रखने वाला मॉडल दिया था। टाइम टेस्टेड अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसे हमारे पास प्रतिमानक है। हम इनका अंधानुकरण क्यों करें? हमारे पास आए, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वसा, हम भी ऐसा करें। सारे विश्व से जो कुछ आता है उसमें परीक्षा करें, जो अच्छा है वो स्वीकार करें, लेकिन हम अपने विकास के प्रतिमानक की स्थापना अपने मूल्यों के, शाश्वत मूल्यों के आधार पर करें। उन शाश्वत मूल्यों का भान
ये ठोकर लगने के बाद दुनिया को आ रहा है, पहले ये बातें नहीं थी। पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स नहीं थे, ये भाषा बाद में आ गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट का ध्यान रखो, पर्यावरण का ध्यान रखो, ये सारी बातें अभी अभी भाषा में आ रही है। हमारे यहां तो परंपरा में ये सारी बातें हैं। हम अपना मानक विकास करें, और अपना मानक विकास करने के लिए हम जब बढ़ते हैं तब और एक आनंद की बात हमको ध्यान में मिलती है। नीति आयोग का जो घोषणा पत्र है उसमें इन सारी बातों का उल्लेख है, और अभी भी नीति आयोग के सदस्य अपने प्रमुख अतिथि महोदय ने जो कहा उनमें भी उन्हीं विचारों का प्रतिबिंब मिलता है। ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमको इस हमारी विचारधारा को समझ लेना पड़ेगा। विकास की कल्पना क्या है? हमारी विकास की कल्पना संघर्ष से नहीं निकलती, वो समन्वय आधारित है, क्योंकि विविधता में एकता को हमने देख लिया है। सारी विविधताएं एक ही बात के रूप है, एकता के ही रूप है, इसको हम जानते हैं, और इसलिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पर हम विश्वास नहीं करते। हम समन्वय से चलते, सहयोग से चलते। अर्थ काम पर जीवन समाप्त नहीं होता, केवल भौतिक विकास विकसित नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का उल्लेख किया, अध्यात्म आधारित सारी बातें हैं, क्योंकि आत्मा एक नाम हमने दिया है, अनेक नाम है, उसमें एक नाम आत्मा भी है। उस एकता का सारा विश्व जिसकी अभिव्यक्ति मात्र है, विविधता भूषण, उसके आधार पर हम विचार करते हैं, और इसलिए अर्थ कामों को धर्म से अनुशासित बनाकर चलाते हैं। धर्म यानी पूजा पद्धति नहीं है। पूजा पद्धति तो अपनी आध्यात्मिक उपासना का एक रास्ता है, एक संप्रदाय है, एक पंथ है। लेकिन अपने देश के सारे पंथ संप्रदाय अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को मानकर चलने वाले हैं। संपूर्ण मानव जाति के हित की कामना करते हैं, और संपूर्ण मानव जाति की बात करते समय उनकी सारी विविधताओं का स्वीकार करके चलते, सम्मान करके चलते। यह अनुशासन सिखाने वाला जो है जीवन का तरीका, जो सबको जोड़ता है, सबको ऊपर उठाता है, किसी को गिराता नहीं, किसी को बिखरने नहीं देता, उसको हमारे यहां धर्म कहा है, जो इस लोक में और परलोक में भी सुख की प्राप्ति करा देता है। उस धर्म से अर्थ कामों को अनुशासित करके चलाना पड़ेगा, और इसलिए शायद प्रमुख अतिथि महोदय ने हमको अपने उपभोगों का संयम करना पड़ेगा, ये वाक्य कहा है, क्योंकि धर्म से ही त्याग संयम आते हैं, धर्म से ही सृष्टि के प्रति कृतज्ञता आती है। इस हमारी दृष्टि को हम समझें, वो चलती है संस्कार, नैतिकता और कर्तव्य बोध के आधार पर, पुस्तकों के आधार पर, थियरीज के आधार पर, कोरे तर्कों के आधार पर नहीं चलती। उसमें सहृदयता होती है, इसलिए वो संस्कार के आधार पर चलती है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कर्तव्य बोध के जागृति के आधार पर चलती है। वो हमेशा धारणक्षम विकास की ही बात करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही बात उसमें है, दूसरी नहीं है। ऊर्जा व्यय, क्योंकि वो सारा ध्यान रखती है, उसमें ऊर्जा व्यय कम से कम होता है, रोजगार अधिक से अधिक पैदा होता है, पर्यावरण और कृषि को पूरक होने वाला उद्योग का और अर्थ का स्वावलंबी और स्वाभाविक दृष्टि से विविधता का सम्मान होने के नाते विकेंद्रित तंत्र वो मानती है। वो मनुष्यों को उत्पादन वृद्धि और कुशलता का विकास करना सिखाती है। उसका प्रमाण क्या है? उस विकास का ये आंकड़े प्रमाण नहीं होते। देश के अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम आदमी, उस अंत्योदय को साधना, ये उसका प्रमाण होता है। और इसलिए हमको अपनी दृष्टि के आधार पर जो मानक हम बनाएंगे, उसमें अपने देश के किसान और कृषि, मजदूर वर्ग, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, कारीगर और सहकार क्षेत्र,
इस पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। वो अपने राष्ट्र के सकल उत्पाद के भी और भावी स्वतंत्र स्वावलंबी मॉडल के भी मुख्य आधार बनने वाले हैं। उन पर हमको जोर देना पड़ेगा, और जोर देना पड़ेगा हमको, यानी ये केवल भाषण में होके नहीं चलेगा। नीतिकार हमारे देश के, उनको भी उसका ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। चिंतकों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। शासन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रशासन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। समाज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन सभी की सहभागिता से विकास की गाड़ी चलती है। इसमें से एक कोई ढीला हो गया तो सबके विकास पर उसका परिणाम होता है। और इसलिए दृष्टि की ये स्पष्टता, चिंतन की ये दिशा, इन सबकी बननी चाहिए। ये आवश्यकता हमेशा रहेगी। इन सारी बातों का नीति आयोग के घोषणा पत्र में उल्लेख है। आनंद की बात है। इस दिशा में स्वच्छ भारत, मुद्रा बैंक, जनधन योजना, कौशल विकास, गैस सब्सिडी को छोड़ देना, ऐसा आह्वान, ये सारी बातें हो रही है। ये अच्छे शुभ लक्षण है, परंतु ये सारा होने में समय लगता है। विरासत में जो आर्थिक स्थिति मिली रसातल की, उसको चलने लायक धरातल पर ले आना बहुत कठिन काम है। और ये काम करते समय राजनीतिक संतुलन बनाना पड़ता है, प्रशासन के साथ संतुलन बनाना पड़ता है, और इसके परिणाम देश के अंतिम व्यक्ति के अनुभव में आए वहां तक पहुंचाना, इसके लिए भी समय लगता है। और ये सारा करते समय इतना धैर्य समाज रखे, इसलिए उसमें वो विश्वास उत्पन्न करना पड़ता है। और जो विश्वास उत्पन्न हुआ है वो स्थिर रहे, इसको भी देखना पड़ता है। और इसलिए और एक बात इसमें अनिवार्य है, इस विकास के पथ में जमीन पर अपनी नीतियों का क्या हो रहा है, इसका फीडबैक मिलना चाहिए। नीतियां कर दी, उसके लिए प्रावधान कर दिया, आदेश दे दिए, काम होगा ऐसे नहीं। क्योंकि ऐसी सजगता, स्पष्टता, कार्यक्षमता आदि गुणों के बारे में भी अभी हम सब लोग विकसनशील है, विकसित नहीं है। तब तक ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो करते हैं उसका जमीन पर क्या हो रहा है, इसका फीडबैक लेना चाहिए। और फीडबैक लेना चाहिए और इसका क्रियान्वयन भी ठीक होना चाहिए। तो संवाद की बड़ी आवश्यकता है। सबके साथ संवाद करना पड़ेगा। शासन में, शासन और प्रशासन में, शासन प्रशासन और जनता में, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों में, सब में यह संवाद सतत चलना चाहिए। यह सारी प्रक्रिया चलेगी, उसके साथ साथ समाज का प्रबोधन होना पड़ेगा, भाव जागरण होना पड़ेगा, एकता उसमें साधनी पड़ेगी और उसकी गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी। तब हम इस बात को साध सकते हैं। यह बहुत बड़ा उद्यम है और यह सबको करना पड़ेगा। शीर्षस्थ लोगों के मन में है, उस प्रकार की उनकी दिशा है, उनके पीछे बल कौन सा खड़ा होगा, इन सब लोगों को सोचना पड़ेगा। और देश को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए हम सबको, अंग्रेजी में कहते हैं सिनर्जी, इस सिनर्जी से हम सबको अपने आप को ओतप्रोत बनाना पड़ेगा। फिर हम एक एक बात की चिंता करने लगेंगे, उसको ठीक से समझ लेंगे। विकास की बात करते हैं तो जनसंख्या की बात आती है। आपने भी उल्लेख किया, जनसंख्या को कैसे सोचना, हमने सोचा ही नहीं। जनसंख्या है अपने देश की और बढ़ रही है, और बढ़ती हुई जनसंख्या बोझ तो बनती ही है। यह समझाने की आवश्यकता नहीं, जितने मुंह बढ़ेंगे उतना ज्यादा खाएंगे। 70% अन्न उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, आपने कहा, ठीक बात है, यह भी एक विचार है। 50 वर्षों के बाद कितने मुंह हम भर सकेंगे अन्न से, कितने पेट भर सकेंगे, हमारी क्षमता क्या होगी। 50 वर्ष के बाद हमारे देश के पर्यावरण की स्थिति जैसी होनी चाहिए, उसके लिए जनसंख्या वृद्धि कैसे होनी पड़ेगी, कितनी होनी पड़ेगी। लेकिन जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या एक एसेट भी है। काम करने वाले हाथ कितने लगेंगे 50 साल के बाद, वो कहां से आएंगे।
अभी हम सारी दुनिया में कहते हैं, और सही बात है, कि 10 साल के बाद हमारा देश तरुणों का देश होगा। सारे युवा आज जो यहां पर है वो काम करने वाले बन जाएंगे। इतने हाथ हमारे पास होंगे काम करने वाले। उस समय दुनिया के अनेक देश बूढ़े बन जाएंगे, रिटायर्ड लोग ज्यादा होंगे, उसमें काम नहीं कर सकेंगे। 50 साल के बाद हमारा देश बूढ़ा रहेगा या कम करने वाले लोगों का देश रहेगा? 50 साल के बाद हमारे तरुण पीढ़ी की संख्या, उसका प्रमाण हमारे जनसंख्या में क्या होना पड़ेगा? उसके लिए आज कितने जन्म होने पड़ेंगे, ये भी देखने की बात है। इतने लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था हम कैसे करेंगे? इतने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे करेंगे? इतने लोगों की देश के मौजूदगी में हमारे देश के पर्यावरण की सुरक्षा, स्थिरता हम कैसे साधेंगे? कितनी साध सकते हैं? इस सब का विचार होना चाहिए। इसका समग्रता से विचार अपने देश में हुआ मैंने सुना नहीं है। इसका विचार हो कि हम एक समान नीति बनाए सबके लिए और समान रूप से सब पर लागू करें। देश के हित का सवाल है, कौन ना कहेगा? प्रबोधन करना पड़ेगा। नीति कोई भी लागू होती कानून से तो होता नहीं, कानून बन जाते हैं, पालन कितना होता है? पालन तब होता है जब कानून बन रहे, देश हित में है, हम सबको पालन करने, ऐसा मन समाज का बनता है। समाज का प्रबोधन भी करना पड़ेगा, मन भी बनाना पड़ेगा। बिना मन बनाए बातें थोपने के बहुत खराब असर होते हैं। अभी ऐसी बहुत बातें कभी कभी ध्यान में आ जाती, हेतु पुरस्सर की जाती है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, हो जाती है ऐसा ही कहूंगा, परंतु ऐसे हुआ। पंथ संप्रदायों की परंपरा है अपने यहां, अनेक पंथ संप्रदाय, उनकी कितनी परंपराएं हैं अपने देश में। आज के समय में कुछ विचित्र लगती होगी, ये भी होता होगा, सद्भावना से किया जाता होगा, लेकिन बिना मन बनाए किया जाता है तो मन को ठेस पहुंचती है। सारे विकास का आधार जो समाज की एकात्मता है, एक दिशा में चलना है तो एक होना पड़ेगा ना, उस एकात्मता को ठेस पहुंचती है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे देश में पोथी निष्ठता की परंपरा नहीं है। बीच के आक्रमणों के काल में बहुत अस्ताव्यस्तता आ गई, लेकिन हमारे देश के हर पंथ संप्रदाय में हर 50, 100, 200 वर्षों के पश्चात अपनी परंपराओं का पुनर्मूल्यांकन करो। देश काल परिस्थिति सुसंगत क्या है सोचो। वैज्ञानिक आधार, यानी न्यूटन के 3 नियम, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, वैज्ञानिक दृष्टि की बात कर रहा हूं। प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर विचार करते हुए अपनी परंपराओं में बदल करना, यह भी पद्धति थी, वो हमारी परंपरा रही है। बीच में अस्ताव्यस्त हो गई, इसलिए आज हम इस हालत में पहुंच गए। हर पंथ संप्रदाय के आचार्य ये सोचते ही होंगे, अपनी अपनी परंपराओं का पुनर्निरीक्षण करके आज के देशकाल परिस्थिति के अनुसार क्या उपयुक्त है वो रखना, क्या आवश्यक है उसका आग्रह करना, जो अनुपयुक्त है उसको छोड़ना, मूल्यों को कायम रखना, मूल्यों के आधार पर नीति का रूप बदलना। मूल्य सनातन है, कायम रहेंगे, सारे विश्व की धारणा करने वाले वो मूल्य है। एथिक्स बदलते, मूल्यों के आधार पर बदलते, मूल्यों को छोड़ के नहीं बदल सकते। ये करना चाहिए, परंतु किसी को लगा अमुक परंपरा का ऐसा होना चाहिए तो बात करनी चाहिए। अब ये भी जैन संप्रदायों की परंपराएं हैं, संतारा है, बाल दीक्षा है। भिक्षुओं के विचरण में उनके आचरण के कुछ नियम हैं, शौचोनिवृत्ति कहा करना वगैरह, ऐसे कुछ बंधन है उन पर, परंपरा से चलते आए हैं। दिगंबर वृत्ति के सन्यासी है, केवल जैनों में आचार्य है ऐसे नहीं, अन्य भी नागा साधु भी है। अब सदियों से यह परंपरा चली है, अब तो कुछ नहीं बिगड़ा, अब कुछ बिगड़ता हो ऐसा लगता है तो उन पंथ संप्रदायों के आचार्य के बाद पास जाकर नम्रतापूर्वक बैठना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए। वो आचार्य सर्वमान्य है, समाज के लोग उनके चारित्र्य को, उनके व्यवहार को देखकर उनकी भक्ति करते हैं।
समाज के कल्याण से अन्यथा कोई बात वो कहते नहीं कभी। उन्हीं के आधार पर हमारे कई शासकीय कार्यक्रम भी यशस्वी किए जाते हैं। उनके साथ बिना चर्चा वगैरह किए एकदम ऐसे कुछ बदल किए गए, ठेस नहीं पहुंचती मन को। हर एक को अपना अपना पंथ संप्रदाय प्यारा है, उसकी परंपरा प्यारी है। यहां भी संवाद का ही माध्यम है, चर्चा करनी चाहिए, मन बनना चाहिए। मन बनने के बाद सारी बातें ठीक से स्वीकार करते हैं। वो मन बनाने का कार्यक्रम हुए बिना ऐसे परंपराओं से छेड़छाड़ करना, आज के अधूरे तंत्र पर आधारित अधूरी दृष्टि वाले कानून के आधार पर उसको तुरंत करना, ये ठीक नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा परिवर्तन किया। हिंदू धर्म में मैं जन्मा हूं लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये प्रतिज्ञा करके किया। लेकिन प्रतिज्ञा के पहले 20 साल और बाद में 20 साल उन्होंने समय दिया, चर्चाएं की, सर्वत्र बात की, और मन बदलता नहीं ऐसा देखने के बाद उन्होंने उस पर प्रहार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। अस्पृश्यता ठीक है कि नहीं है, उसके बाद उन्होंने चर्चा नहीं की। उन्होंने यही पूछा अपने बंधुओं को कि अस्पृश्यता कायम रखने में किसी वर्ग का हित होगा, लेकिन अस्पृश्यता में रहना ये तुम्हारे किस हित की बात है, छोड़ो इसको, बाहर आ जाओ। रास्ता ऐसा होता है, संघर्ष भी करना है तो भी, क्योंकि समाज एक है, उसमें संवाद चलेगा, एकता आविष्कृत होगी। सारे मतभेदों को पाटकर विभिन्न धाराओं में बटे प्रवाह भी एक होने की संभावना बनी रहती है, वो बनी रहनी चाहिए। परिस्थिति चलती है अपनी चक्र, नियति के चक्र किसी के समझ में नहीं आते। वो कभी कभी तात्कालिक रूप से बांट भी देते हैं, लेकिन बार बार अनेक धाराओं में बहने के पश्चात भी गंगा बार बार एकत्र आती है। अनेक दियारे बन जाते हैं उसके प्रवाह में, परंतु उसको पाट कर वो आगे चल के धाराएं मिलकर फिर से एक प्रवाह, गंगा सागर में जाएंगे तो अखंड एक गंगा का प्रवाह सागर को 2-2.5 किलोमीटर पीछे धकेलता हुआ अंदर जाता हुआ दिखता है। समाज का व्यापार ऐसे चलना चाहिए, संवाद से चलना चाहिए। एकदम छेड़छाड़ ठीक नहीं, किसी भी प्रकार से ठीक नहीं। न समाज के किसी से ठीक है, न व्यवस्था का भाग किसी अंग से इस प्रकार की छेड़छाड़ ठीक है। समझ ले हम भी ऐसी परंपराएं क्यों है, कुछ शंका कुशंका है, पूछ ले, समाधान कर ले। आचार्यों के भी ध्यान में आती है समय देशकाल परिस्थिति की बात, वो बदलेंगे, उनके पास उसका ढंग है, वो करेंगे उस ढंग से। ये विश्वास रख के चलने की आवश्यकता है, और ये विश्वास, ये विवेक देने वाली शिक्षा है। उसके बारे में अतिथि जी ने भी कहा है, व्यापारीकृत हो गई शिक्षा, उसके बड़े भयंकर परिणाम है। और सामान्य जनों को वो विद्यादान भी अब महंगा हो गया है। बड़े अच्छे अच्छे पाठ्यक्रमों में जाने का सपना भी नहीं दे सकते सामान्य लोग, इतने महंगे हो गए। सारे समाज को शिक्षित करना है तो शिक्षा को सस्ता बनाना पड़ेगा, शिक्षा के व्यापारीकरण को हटाना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है ये सोचकर जीवन की शिक्षा देनी है। विद्यादान तो उसका है ही उद्देश्य, लेकिन मात्र पेट भरने वाली शिक्षा पेट भरने वाली नहीं, पेट भी नहीं भरती। कुत्ता बिल्ली कौन सी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, जीवन में बड़े होकर सीख लेते हैं पेट भरना। हमारे यहां ऐसे उदाहरण नहीं है क्या, अशिक्षित व्यक्ति भी सिरमौर नेता बन गए, लगातार चुन के आ गए 5-5 बार। ऐसा होता नहीं है क्या अपने देश में? होता है। पेट भरना कौन सी बड़ी बात है, वो तो हिम्मत की बात है। वो हिम्मत उत्पन्न करने वाली शिक्षा चाहिए, विद्या देने वाली शिक्षा चाहिए, साथ साथ विवेक देने वाली, मनुष्यता देने वाली, संवेदना देने वाली, स्वाभिमान देने वाली शिक्षा चाहिए। और इसलिए अपने देश में भी शिक्षा के अनेक प्रयोग चल रहे हैं। विदेशों में भी फिनलैंड जैसे देशों के प्रयोग अनुकरणीय है। अपने देश में शिक्षा का विचार करने वाले कितने कमीशन बैठे, उन सबके रिपोर्ट्स है, उनकी संस्तुतियां है।
इन सबका कभी एक साथ बैठकर विचार करके आने वाले समय को देखते हुए, अपने समाज को देखते हुए शिक्षा का हमको एक मॉडल बनाना पड़ेगा। पाठ्यक्रम, शुल्क व्यवस्था, संचालन पद्धति में कई मूलभूत परिवर्तन लाने होंगे। समग्रता से विचार करने पर सही गलत ध्यान भी आएगा, वो विचार करना पड़ेगा। शिक्षा समाज आधारित होनी चाहिए, परंतु समाज आधारित शिक्षा कल निरंकुश हो गई और शिक्षा देने वालों में व्यापारी बुद्धि आ गई तो महंगी हो जाती है। और इसलिए उस शिक्षा में सरकार के विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान, इनका भी बड़ा महत्व है। उनको उत्कृष्ट रूप से ही चलाते रहना चाहिए। वहां उपस्थितों में एक बनकर वहां के उपस्थित लोगों का नियंत्रण करना, ये करना पड़ेगा। इतना बड़ा देश है, शिक्षा का तंत्र चलाने में विकेंद्रितता अपनानी पड़ेगी। किसी एक बड़े शहर में बैठकर वहां से सारा विचार किया जाएगा तो वो व्यवहारिक नहीं होगा। अंत तक पहुंचना जिनसे होता है उनका विचार लेने के लिए उसके नीचे भी विचार करने वाले केंद्र, निर्णय करने वाले केंद्र प्रस्थापित करने पड़ेंगे। और सबसे महत्व की बात है कि शिक्षक कितना मोटिवेटेड है, ध्येय दृष्टि से कितनी शिक्षा देता है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, उसका व्यावहारिक आदर्श होना चाहिए। परंतु केवल इतने से काम नहीं होता, क्योंकि केवल विद्यालय, महाविद्यालय शिक्षा के केंद्र नहीं है। अपना घर भी शिक्षा का केंद्र है, समाज का वातावरण भी शिक्षा का केंद्र है। वहां हमारा व्यवहार कैसे होता है, क्या हमारे घर में हमारे अभिभावक ये जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म आदि के मूल्य है उसके अनुसार आचरण करके आज के स्थिति में आग्रह पूर्वक ऐसे जिया जा सकता है, और ऐसे जीने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ी तो कीमत चुकाना मनुष्यतापूर्ण जीवन है। ये उदाहरण अपने पाल्यों के सामने रखते हैं क्या? उनको उनके उदाहरण से मार्गदर्शन मिलता है क्या? समाज का प्रबोधन करने वाले, समाज के समाज को अभिव्यक्ति देने वाले अपने बौद्धिक बुद्धिजीवी लोग, माध्यम, ये ध्यान रखते हैं क्या कि अपने संवाद को समाज में प्रस्फुटित करते समय उससे एकात्मता उत्पन्न होनी चाहिए, उससे नैतिकता बढ़नी चाहिए, उसमें से कर्तव्यबोध, दायित्व बोध ही उत्पन्न होना चाहिए, स्वैराचार को उसमें से बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। ये भान सब रखेंगे तब शिक्षा पद्धति यशस्वी होगी। और इसलिए फिर से समाज की तैयारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है। बहुत सी बातें ऐसी है जिनमें सरकार की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। अपने देश के चुनाव व्यवस्था में बहुत परिवर्तनों की आवश्यकता है। चुनाव व्यवस्था भ्रष्टाचार का कारण न बने, चुनाव व्यवस्था जनप्रतिनिधि वास्तव में जनता के प्रतिनिधि बनकर आए, ऐसी हो। कर व्यवस्था सरल हो, प्रशासन प्रणाली अधिक लोकाभिमुख और पारदर्शी हो, अधिक संवेदनशील हो। सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में आपने कहा है, इनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। और ये सारा करते समय सीमा पर उधर पाकिस्तान की शत्रु बुद्धि का और इधर चीन के विस्तार बुद्धि का सामना करना पड़ रहा है। कट्टरता और अहंकार पूर्ण राजनीति अंतर्राष्ट्रीय जो चलती है उसके कुचालों के कारण और कट्टरता के कारण आईसिस जैसा आतंकवाद खड़ा हो गया। इसके कारण भी देश की बाह्य सुरक्षा और ऐसी बाहरी विचारधाराएं और बाहरी देश, इनके समर्थन के कारण अथवा इनकी प्रेरणा के कारण देश के अंदर का भी आतंकवाद, उसमें कभी कभी अपने युवा भी गुमराह होकर चले जाते। ये सारा करना, शांति सुरक्षा देश में स्थापन करना, सुशासन लागू करना, सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय जीवन मूल्यों का क्षरण न हो, संवर्धन हो उनका, इसलिए शिक्षा में प्रावधान करना, माध्यमों में उनकी स्वतंत्रता कायम रखते हुए संयम आए ऐसे प्रावधान करना, इन सारी बातों में सरकार की नीति महत्वपूर्ण है। वो फल भी देती है और समाज को दिशा भी देती है। और इसीलिए कहा गया है यथा राजा तथा प्रजा, परंतु उसका उतना ही
या मैं कहूं उससे अधिक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि व्यवस्था और उसको चलाने वाले समाज की संगठित अवस्था, गुणवत्ता और सामूहिक आकांक्षा से प्रभावित होते हैं। शासन, प्रशासन, समाज तीनों के राष्ट्रबोध, प्रामाणिकता, सदिश चिंतन और दीर्घोद्योग से ही भाग्य परिवर्तन होता है। ऐसे नहीं हो सकता। तीनों की सिनर्जी ऐसी विकसित होनी चाहिए। तो हमारे संगठित समाज को इस प्रकार संगठित करके मूल्यों के आधार पर देश के लिए अग्रसर करने वाला सूत्र कौन सा है? वही है हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, विविधता में एकता देखना सिखाने वाली संस्कृति, सब विविधताओं का सम्मान, सबके प्रति आत्मीयता और सबको स्वीकार कर चल सकने वाली दुनिया की एकमात्र संस्कृति। ये सारी बातें संस्कृति की जब हम कहते हैं, बातें हम वही कहते हैं। भारतीय संस्कृति कहते समय जो कहा जाता है, सनातन संस्कृति कहते समय जो कहा जाता है, मानवीय संस्कृति को जो कहा जाता है, वो सब बातें हम कहते हैं। लोग कहते हैं आप हिंदू तो बोल रहे हैं, इसलिए वो हिंदू संस्कृति है। उस हिंदू संस्कृति को अभी तक अक्षुण्ण अखंड रखा गया है। आज भी अपने देश में वो मिलती है। छोटी मोटी बातें इधर उधर होती रहती है, उसका बहुत बड़ा करके चित्र बताया जाता है, लेकिन वास्तविक व्यवहार क्या है? संघ के स्वयंसेवक जाके आए, दिल्ली के एक मस्जिद में जाके आए, वहां हजरत निजामुद्दीन के वहां पर जाके आए, साफा पहना के उनका स्वागत हुआ। वहां कव्वालियां चल रही थी, इनके नाम भी एक कव्वाली गाई गई। संवाद करने गए थे, संवाद करके आए। ये संघ की केवल बात नहीं, हिंदू समाज के प्रकृति में कितनी ही बातें ऐसी है, चलती है। वो सूत्र है हमारा, वो हिंदू संस्कृति है। उस हिंदू संस्कृति को आज तक उसका प्रवाह अखंड अक्षुण्ण रखने में, उसको सरसाने में किसका योगदान है? उसके लिए बलिदान दिया जिन्होंने, उसके लिए जिन्होंने परिश्रम किया, वो हमारे पूर्वज। उस संस्कृति को अपने जीवन का आदर्श मानकर सब प्रकार की परिस्थिति में सब प्रकार की कीमत देके जिन्होंने जीवन जीकर दिखाया, उन हमारे पूर्वजों का गौरव, उसको मन में रखकर हम चलते हैं। और इसलिए छोटे मोटे ऐसे प्रसंग होते हैं, भारत की संस्कृति नहीं बिगड़ती, हिंदू संस्कृति नहीं बिगड़ती। सनातन संस्कृति विविधता में एकता देखते हुए, समन्वय और कृतज्ञता की बुद्धि सिखाते हुए, त्याग संयम के आधार पर चल रही है, चलती रहेगी। वो गौरव हमारा आधार है, वो आदर्श हमारे आधार है, उन पूर्वजों का इतिहास हमारा आधार है। और ये सारा जिसके कारण हमारे मन में आया, वो हमारी परम पवित्र अखंड मातृभूमि। उसका भूगोल बदलता है, नक्शे पर रेखाएं खिंच जाती है, देशों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन एक ऐसी भूमि है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के दोनों पहले बाहुओं में पश्चिम से पूरब तक सागर को भूमि से मिलाते हैं। उसके बीच की सारी भूमि ये हमारी मातृभूमि है, सुजल सुफल मलयज शीतल। उस प्राचीन समय में सब प्रकार से आक्रमणों से सुरक्षित, कोई आता नहीं था, अंदर समृद्धि थी, जनसंख्या उस समय की कम रही होगी। उसने हमको सिखाई शांति, उसने हमको सिखाया सत्य, उसने हमको सिखाई अहिंसा। उस मातृभूमि ने माता के समान हमारा पोषण भी किया, माता के समान हमको उस मातृभूमि ने माता के समान हमारा पोषण भी किया, माता के समान हमको संस्कार भी दिए। उस मातृभूमि की अव्यभिचारी भक्ति। इन तीन सूत्रों के आधार पर हमारा देश एक है, एक रहा है, एक रहेगा। इन तीन सूत्रों के आधार पर जो विचारों की प्रवाह का सृजन होता है, उसी को हम कहते हैं हिंदुत्व।
उस हिंदुत्व के आधार पर इस देश को संगठित करने का काम संघ 90 वर्षों से कर रहा है। सब प्रकार की परीक्षा देके आगे बढ़ा है। सब प्रकार के अग्निदिव्यों से पार होकर उसके स्वयंसेवक प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, किसी भी प्रकार से कीर्ति पद मान प्रतिष्ठा की आकांक्षा मन में न रखते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। और इसलिए आज समाज के सारे विश्वास का, प्रेम का आधार वो संघ बना है। वो संघ सोचता है कि इन 3 सूत्रों के आधार पर यह समाज एक हो सकता है। इन 3 सूत्रों के आधार पर ही यह समाज इस देश का समाज कहलाता है। इन 3 सूत्रों के आधार पर चलने वाले हर व्यक्ति को हम उस समाज का घटक मानते हैं। हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वज और ये हिंदू भूमि, इसके आधार पर चलने वाला ये हिंदू समाज है, वो इन सब का वाहक है। उसका संरक्षण, उसकी सर्वांगीण उन्नति, उसके लिए हम काम करते हैं। और इसलिए आज अपने देश में और दुनिया में भी एक विश्वास हमने उस कार्य से अर्जित किया। लेकिन जैसे केवल नेताओं से, केवल सरकार से देश की उन्नति नहीं हो सकती, पूरे समाज को सहभागी होना पड़ता है, वैसे एक संगठन भी अकेला नहीं कर सकता। पूरे समाज को, हम सबको जोड़ने वाले इन 3 सूत्रों से अनुप्राणित होना पड़ेगा। शक्ति के साथ शील की दीक्षा लेनी पड़ेगी, ज्ञान की उपासना करनी पड़ेगी और मन से सारे स्वार्थ और भेदों को तिलांजलि देते हुए देश को बड़ा बनाने का उद्यम करना पड़ेगा। और उद्यम करने वालों पर नजर रखने का भी काम करना पड़ेगा। इस संगठित शक्ति को उत्पन्न करने का संघ का काम है। वो संघ का काम है इसलिए नहीं, यही एक काम है जिससे कुछ होगा, यही पथ है और इसलिए करने का यही कार्य है। और इसलिए आज के इस विजयादशमी उत्सव के प्रसंग पर पुनः एक बार मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि संघ के दर्शक बने मत रहिए, संघ के प्रत्यक्ष सहयोगी कार्यकर्ता बनिए। संघ के इन संस्कारों को संघ स्थान पर आकर प्राप्त कीजिए। माता भगिनियों को लिए राष्ट्र सेविका समिति ऐसा ही काम करती है, वहां उनको संस्कारों की प्राप्ति हो सकती है। और फिर अपने जीवन में जैसे रोज अपने लिए समय और कमाई रखते हैं, रोज अपने परिवार के लिए समय देते हैं, कमाई रखते हैं, वैसे रोज अपने लिए समाज का करने का, बिना किसी लाभ के निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से करने का एक काम चुन लीजिए। उसमें अपना समय और अपनी कमाई लगाइए। संघ के स्वयंसेवक बनकर, योग्य बनकर समाज के उत्कर्ष में लग जाइए, तो हम देखेंगे कि सारे विश्व को मानवता की शिक्षा देने वाला भारत खड़ा होगा। हिंदू हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सहे, संघर्षों के से दुखी जगत को मानवता की शिक्षा दे, इस प्रकार का देश खड़ा करना ये हम सब पर उत्तरदायित्व है। उस कार्य को हम अभी से प्रारंभ करें। विजयादशमी के दिन अपने व्यक्तित्व के संकुचित स्वार्थों का सीमोल्लंघन कर, अपने हृदय के भेदों को दूर फेंक कर और इस काम में हम सब जुट जाए। इस आह्वान के साथ मैं अपने 4 शब्द समाप्त